हेलो एवरीवन, मैं विक कुमार आप सभी को अपने चैनल रेड वन पर स्वागत करता हूँ। देखिए, इस महाभारत सीरीज का दो वीडियो है जो हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड वीडियो है। एक्चुअली क्या था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ जो है उसका डिटेल में कुछ लगभग हम लोग कवर किए थे, जिसकी वजह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइमिंग भी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 10 ही कर पाए थे। आज जो है 10 के बाद वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 11-12 जो है नेक्स्ट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो क्या जरूरत है बनाने का यार, मजे से पढ़ते हैं। 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। इतना वीडियो काफ़ी है, इतना वीडियो आराम से डेली एक दो आएगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ लोगे और मजे से हंसते खेलते तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन लेने का क्या फ़ायदा यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसलिए ये वाला जो है हम लोग लंबा 50 मिनट 60 मिनट एक एक घंटा का वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। आराम से हंसते खेलते मजे के साथ पढ़ेंगे और समझ रहे हो ना, हर चीज होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि बस एक पर भीड़ गए तो बस वही हो रहा है। बस खेलते कूदते हंसते उसते सब पढ़ लें मजे से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या है क्वेश्चन, समझते हैं भाई साहब। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ गया ऑलरेडी। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार, ये तो था उस समय चेंज हो जा रहा था यार एक्चुअली। हाँ, चेंज हो जा। ओ भाई साहब, ठीक है, अच्छा चेंज हो जा रहा है। ये ड्रॉप एक्चुअली नहीं था जिसको वजह से चेंज नहीं हो रहा था यार, नया नया चीज है, समझ नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो है 11 क्वेश्चन क्या करे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ये भाई साहब जो एक्ट था बेसिकली, भाई पेन जो है ना सेटिंग है ना, चल भाई ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। ये एक्ट ऑफ 1707 था। एक्चुअली क्या था देखो, थोड़ा सा एक ब्रिटेन जो है इंग्लैंड है ना, ये वाला भाई साहब, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये इंग्लैंड है बेसिकली, ठीक है ना। ये जो है इंग्लैंड है। और इसका थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या था, ये पहले एक छोटू से देश था, ये अकेले था, ये एक ऑटोनोमस था। लेकिन ये इसके बगल वाला ये वाला ये इसको जो देख रहे हो ये है वेल्स। एक्चुअली क्या है, ये वेल्स है। इसको क्या किया, इसको अपने में मिला लिया 1520 सॉरी 42 में, अर्थात 1542 ईस्वी में अपने में मिला दिया, जो ब्रिटेन बन गया बेसिकली, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, एक और एक्ट लाया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया जिसको यूनियन एक्ट बोला जाता है बेसिकली, ठीक है ना, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है ना। और इसी एक्ट के तहत क्या किया, इस स्कॉटलैंड को देख रहे हो ना, ये पर्पल कलर वाला बड़ा, ये वही साहब इसको मिला लिया। ये बोला कि बेटा अब तुम भी इसमें हमारे में मर्ज हो जाओ और तुम भी मेरे अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसको एक तरह से इसका नाम था स्कॉटलैंड, ठीक है ना। और ये व्हाइट वाला देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाला, इसको कहते हैं हम लोग पूरा, ये अकेले जो था इसको आयरलैंड था, ठीक है ना। ये अकेले आयरलैंड था, ठीक है ना। आयरलैंड डीपीएसपी हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, अभी 10th क्लास में हो यार, तुम लोग समझ जाओगे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो, ठीक है ना। एक्चुअली यहीं से है, हमारे संविधान में एक पार्ट है डीपीएसपी पार्ट 4 है, वो लिया गया था आयरलैंड से, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझना थोड़ा सा है, ये आयरलैंड था एक, इसको क्या किया 18 आयरलैंड को कब किया, आयरलैंड को 1801 में, ठीक है ना। ये 1801 ईस्वी में आयरलैंड को मिलाया। 1717 में मतलब 1707 ईस्वी में किसको मिला लिया, स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया, ठीक है ना। इसको मिलाया तो ग्रेट ब्रिटेन बना, आयरलैंड को मिला दिया तो यूके बन गया। बात समझ आया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऑप्शन किसको मारेंगे, यहाँ पर देखेंगे, द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर द पावर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट। ये तो ये जो कहानी हुआ था भाई साहब 1688 में हुआ था, ग्लोरियस लिबरेशन, ठीक है ना। द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज पावर ऑफ आयरलैंड। भाई साहब ये आयरलैंड जस्ट बताया ना, ये पावर को सीज कब कर दिया, एक में, मतलब अपने में मिला लिया। फिर करा कि द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, भाई साहब यही है यही है यही है। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा किया था। द ब्रिटिश नेशन वॉर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ वॉर विद स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा भाई साहब ये कौन सा हो जाएगा, एकदम से कड़क आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, भाई सो देखो करेक्ट है, किस ट्रीटी के द्वारा, बस समझे कि नहीं,
ये ग्रीस को जो था बेसिकली क्या है, ग्रीस देखोगे तो एक बाल्कन एरिया है, बाल्कन एरिया में छोटे से बाल्कन एरिया में टोटल 11 वो देश आता है। 11 वो देश एक्चुअली क्या है, बाल्कन देश है, ठीक है ना। एक बाल्कन पेनिनसुला था पहले, जिस पर क्या था कि वो अकेले था एक्चुअली। जो है रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर जो है ना एक बाल्कन जो है बेसिकली जो एरिया था वहां पे एक जो है माउंटेन पाया जाता था, जिसकी वजह से उसको पूरे एरिया को बाल्कन पेनिनसुला। लेकिन अंग्रेज सब जो है ब्रिटिशर से आकर के ये अपने में लड़ करके, ब्रिटिशर्स था, रशियन सब था, ये सब आकर के फ्रांस इस पर इसका इतना ज्यादा वर्चस्व हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, डोमिनेंस हो गया। ये जाते समय सबको बांट दिया एकदम से, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया। किस तरह इंडिया को जाती, इंडिया को छोड़ा, वहां जाते जाते इंडिया पाकिस्तान में बांट दिया, वही कहानी हो गया। खैर छोड़ो उसको, हम लोग ये बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या था कि ग्रीस इंडिपेंडेंस हुआ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत। ये कब हुआ था, 1832 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, ये कब हुआ था, 1832 में हुआ था, ठीक है ना। अब बात आया कि ग्रीस पर किसका अधिकार था, तो ये टर्की एम्पायर का था, ठीक है ना, टर्की एम्पायर। ये बात समझ आ रहा है, टर्की एम्पायर का किसका अधिकार था, टर्की एम्पायर से किससे स्वतंत्रता मिली, तो टर्की एम्पायर से स्वतंत्रता। अब जिसका एम्पायर होगा, जो कब्जा किया होगा भैया, उसी से स्वतंत्रता मिलेगा। ये सिंपल बात है, ठीक है ना। अब बात आया कि ये तो इतना 1832 में तो आजाद हो गया, ठीक है ना। लेकिन आजादी का संघर्ष, जो इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है, शुरू कब किया, तो 1821 में। और इसका मेन लीडर, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे यहाँ मेन लीडर थे, वो था अलेक्जेंडर छिपसिलांटी। अलेक्जेंडर छिपसिलांटी, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर शुरू हुआ मतलब मूवमेंट शुरू हुआ, इसको जेल में डाल दिया सब। किस तरह महात्मा गांधी को बार बार जब भी मूवमेंट करते थे जेल में डाल देता था, उसी तरह ये अलेक्जेंडर छिपसिलांटी मेन लीडर थे। कहाँ पे, ग्रीस में जो मूवमेंट हुआ था वहां पर। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा, नहीं तो भाई साहब रोने लगिएगा। चलिए आगे करा क्या, यह 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाई द आइडियल ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। देखो भैया, ये जब भी हम लिबरल, LIBERA लिबरल, या लिबर्टी, LIBERTY, लिबरल जीते, लिबरल उनको कहेंगे जो लिबर्टी का डिमांड करते हैं। नॉर्मल सी बात है, छोटा सा बात है, ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। तुम्हारे समझने के लिए आराम से समझ जाओ, ठीक है ना। वैसे लोग जो फ्रीडम चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं, बस समझे कि नहीं, जो अपने राइट, अपने हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना, और इक्वालिटी चाहते हैं, वही क्या कहलाएंगे, लिबरल कहलाएंगे भाई साहब। इतना बात तो समझ आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि लिबरल, एक्चुअली लिबर्टी जो है, एक जो है आपको क्या बोला जाता है उसको, लैटिन वर्ड लीबर से आया हुआ है, ठीक है ना। लीबर जिसका अर्थ होता है फ्री, दैट मीन्स फ्रीडम। समझ आया, तो पूछेगा लिबर्टी किस तरह के शब्द से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। लीबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्री, ठीक है ना। इसलिए इसको, इस फिलॉसफी को मानने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग लिबर्टी मांगते हैं, मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता मांगते हैं, इक्वालिटी मांगते हैं कि भैया हम सब कोई बराबर है, यहाँ छोटा बड़ा स्पेशल कोई नहीं है। किस तरह फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट हो गया था, समझ आ गया होगा। इतना ज्यादा कुछ पढ़ेंगे फिर टाइम बेकार में वेस्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ पर इसका अब देखो ऑप्शन कौन टिक करोगे, ठीक है ना। करेक्ट, इम्फेसाइज, यहाँ करेक्ट, इम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस बेसिकली क्या है कि लिबर्टी का मेन कॉन्सेप्ट में नहीं आता यार। स्टेट सोशल जस्टिस तो ऐसा नहीं है कि लिबर्टी वाले मतलब लिबरल लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, बट यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ऑप्शन पढ़ो। करेक्ट, स्टेट प्लान सोशियो इकोनॉमिक, ये वाला हटाओ। फिर करेक्ट है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, फिर यहाँ फ्रीडम आ गया ना बहू। यहाँ इक्वालिटी बोले ना, कि जो लोग इक्वालिटी मांगेंगे, जो लोग फ्रीडम मांगेंगे, वो लोग क्या कहलाएंगे, लिबरल कहलाएंगे। सिंपल, तो समझ आ गया होगा हमको लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो करा क्या, व्हेन वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड, इसी को हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 का सिविल कोड। तो समझ आ गया आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब बात आता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, इससे रिलेटेड कुछ कुछ, ये देखो ये नेपोलियनिक कोड का फीचर्स है। बस समझे कि नहीं, ये क्या क्या फीचर्स हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेंगे तो यार, एने द हैं भैया, इरोज मैं कर लूँ, ठीक है ना। जगह मिल जाएगा, जगह मिलेगा तो मैं समझ आएगा। जा, ये कोना पर हम लिख दिए, यहाँ पर तो मेरा पिक्चर आ रहा होगा, ले भाई ले,
ये भी दिक्कतें है। कोई बात नहीं यार, वर्ड बोल रहे हैं ना, लिख लेना। देखो भाई, वर्ड पर ध्यान दो, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं छोड़ो, क्या गारंटी उसमें वर्ड को गलती है लिख दे। आगे देख देख भाई देख, पहले कलम सेलेक्ट कर ले दे भाई। चलो भाई, देखो यहाँ पर, तो यहाँ इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस किया है? 1804 में। थोड़ा सा पॉइंट को समझना है कि एक्चुअली नेपोलियनिक कोड क्या था। देखो, नेपोलियन जब अपना राज शुरू किया तो वो 17 में जो है ना कॉन्सुलेट बना, ठीक है ना, एक्चुअली कॉन्सुलेट बना, ठीक है ना। 1802 ईस्वी में जो है जीवन भर के लिए कॉन्सुलेट बन गया कि अब कॉन्सुलेट भैया जब तक हम जिंदा है तब तक हम ही कॉन्सुलेट रहेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सुलेट कॉन्सुलेट समझेगा ना तो पगला जाएगा यार, ठीक है ना, अभी उधर मत जाओ, नॉर्मल सब। 1802 ईस्वी में पूरा का कहानी देखो एक्चुअली। और 1804 ईस्वी में क्या कर दिया, 1804 में क्या कर दिया, नेपोलियन कोड लॉन्च कर दिया, ठीक है ना, एक लोग को उपहार दे दिया, ले भाई ले तुम लोग एक उपहार ले। जैसे ही 1804 में नेपोलियन कोड लाया ना, इसमें बहुत अच्छा अच्छा काम किया था। जो प्रिविलेज मिला था ना लोगों को, यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। मान लीजिए आप फर्स्ट स्टेट में जन्म ले लिए, ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, अब बड़ा होइएगा तो आप टैक्स नहीं दीजिएगा, आप स्पेशल मतलब बैठे बैठे खाइएगा, आप जो थर्ड स्टेट वाले लोग से आप अपना स्पेशल टैक्स लीजिएगा, बात समझे कि नहीं। तो इन लोगों को बहुत स्पेशल स्पेशल राइट था, समझ गए। और उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या ला दिया, इक्वालिटी ला दिया कि अब फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट ये सब कुछ नहीं होगा, ना कलर्जी होगा ना नोबलिटी, ये सब कुछ नहीं होगा भैया। आप ओनली एक सिटीजन है, फ्रेंच सिटीजन है, बस बात खत्म, ठीक है ना। हर किसी को टैक्स देना है भैया, हर कोई काम करेगा, हर कोई पैसा जितना काम करेगा उतना खाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी लोग को ड्यूज था, ठीक है ना, जितना भी बड़ा बड़ा जो जमींदार था सब या फ्यूडल थी जितना भी था, वो सबसे छोटा छोटा किसान जो है पहले से नहीं होता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, 1000 रुपये 2000 रुपये बेसी ले लिया, सॉरी यार हिल गया यार, तो कुछ पैसा ले लिया, अब उस पर ब्याज जुड़े जा रहा है जुड़े जा रहा है, उसी पैसा में उनसे कमवाया जा रहा है, एक तरह से शोषण, इकोनॉमिकली शोषण करता है। तो इन सभी चीजों को क्या कर दिया, माफ कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या रखा, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पहले के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही गजब का था भाई, एकदम से धांसू था। और वो देख लो मेरी अंत्योदय के बारे में तो पता ही है तुमको, पूरा का पूरा वो अपने नाना काका मामा चाचा वाचा के भाई बहन को सब कुछ बैठा दी हुई थी, वो भी मजा कर रहा था, ये भी बेचारी मजे कर रही थी। और उसके बाद लोगों का प्रोसेस बहुत ज्यादा हाई, मतलब एक तरह से डिफिकल्ट था, बस समझ रहे। जब भी किसी भी तरह के आप पॉलिसी को, किसी भी तरह के आप सॉफ्टवेयर चाहे जो भी कुछ कर लो, अगर उसको सफल करना है ना भाई, तो सबसे पहला काम ये कि उसके उसके प्रोसेस को इजी करो, तब लोग ज्यादा अफोर्ड कर पाएंगे और जल्दी उस पर आएंगे, ठीक है ना। तो प्रोसेस जितना इजी होगा उतना ज्यादा लोगों का भीड़ होगा, उतना ज्यादा लोग उसको लाइक करेंगे। इसलिए इसको ये भी क्या किया कि जितना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको साफा सिंप्लीफाइड कर दिया, भैया आइए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तुरंत मिल जाएगा, आवासीय बनवाना है तुरंत मिल जाएगा। पहले तो भाई साहब मत पूछो, 18 दिन घूमते रह जाओ, ठीक है ना। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का तो हालत तो रद्दी था भाई साहब, लेकिन ये आया तो क्या हुआ, किस तरह अभी नीतीश कुमार जी है, ग्रीन सीएनजी बस चला दी एकदम से कम दाम में, और ये फ्री कर दिए बस, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, ठीक है ना। ये वाला कहानी इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड वेट, भाई साहब ये वेट वाला कहानी तो बहुत ही गड़बड़ था। उसके बाद ये कॉमन करेंसी, ये तो वो चीज काम किया ना भाई, ये बिजनेस वाले लोग के लिए बहुत फायदा हुआ। अब देखो, फ्रांस में जितना अलग अलग प्रोविंसेस था, किंगडम जितने भी छोटे छोटे स्टेट थे, वहाँ का अलग अलग कहानी था। मान लो जैसे बिहार है, यहाँ 800 ग्राम का 1 kg, तुम यूपी में चल जाओगे 900 ग्राम का, वही गुजरात में चल जाओगे 1100 ग्राम का 1 kg दे रहा है। गुजरात वाले लोग को तो एकदम जय जय हो जाएगा, ठीक है ना। और बिहार वाले लोग का कहानी तो गायब हो जाएगा ना भाई। तो ये क्या किया, नहीं भैया 1000 ग्राम का एक बटखारा चलेगा, बस सब किसी को वही समझे कि नहीं। फिर कह रहा है कि नेशनल करेंसी, नेशनल करेंसी मतलब एगो करेंसी, रुपया किस तरह इंडिया में रुपया चलता है, हर जगह रुपया। मान लो बिहार में बिहारी चल गया, गुजरात में गुजराती नोट चल गया, ठीक है ना, नेपाल में नेपाली, किस तरह चलता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नोट चलेगा, तो व्यापार करने में भैया बड़ी दिक्कत होगा। मान लो बिहारी को गुजरात से सामान खरीदा, बिहार वाले लोग को, तो फिर इनके पास तो करेंसी बिहार वाला है, गुजरात वाला, फिर उसको भजाएंगे, उसमें टैक्स लगेगा। अरे यार बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा दिक्कतें हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको कहा गया हटा दे यार, एक ही रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, बिहार के रहो, यूपी के रहो, गुजरात के रहो, जहां मन करे वहां जाओ, रहो, सो पियो खाओ पियो, कोई मस्ती मतलब फुल मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो सामान कहीं ना खरीदो, ठीक है ना। इससे भाई साहब दिक्कत खत्म हुआ लोगों का। समझ आ गया होगा तुमको भाई, नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को पीछे जाओ तुरंत और फिर से देखो, ठीक है ना। इससे मेरा व्यूज भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, मेरा भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। चलो आगे चलो, देखो 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इट इज से लाइक, यहाँ पर क्या कर रहा है ये भाई साहब,
करेक्ट, विच रीजन वॉज रूल्ड ओवर बाई हैब्सबर्ग इंपायर। देखो भैया ये हैब्सबर्ग इंपायर जो है किस तरह, हर इंपायर किस तरह डायनेस्टी इंपायर थी था, जो डायनेस्टी इंपायर था, ये अलग अलग इंपायर लोग होते हैं, ठीक है ना, एक खानदान के जो है किसी टाइम ऑफ पीरियड में जो है ना वो अपना रूल किया हो रहता है, वो अपना एक अलग नाम रख लेता है कि मुगल उगल था उसी तरह, ठीक है ना। तो ये भाई साहब ऑस्ट्रिया और हंगरी, देखिए हंगरी का जो कैपिटल है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ये हंगरी यूरोप में पड़ता है, ये कहाँ पे पड़ता है, इटली, इटली के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इटली के ऊपर जो होगा तो आपको स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में देखेंगे आप लोग तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के जस्ट बगल में हंगरी, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी का राजधानी बुडा पे, ऑस्ट्रिया का कौन था, वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, वियना में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, यहीं का चांसलर कौन था, मेटरनिक, बहुत ही खतरनाक, मतलब एकदम से वाहियात और मतलब बदतमीज आदमी था, उसका बात ही हटा दो यार, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है ना, हड़बड़ा जाता है तुम। देखो करेक्ट है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट क्या है इसको, मतलब कि कौन करेक्ट है उसको चूज कर लो। ये ऑटोमन बिस्मार्क, ये भाई सब जर्मनी से, ए भाई तो ये तो पहले ही वाला मिल गया, गजब हाल है, हमको चौथा नंबर पर रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑटोमन बिस्मार्क कहाँ से भाई साहब, तो जर्मनी है, जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा योगदान किनका था, यही सॉरी इनका था वो, ये ऑटोमन बिस्मार्क का, ये आयरन एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड यार ब्लड है ना होता है, देखो इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा भाई, इन्हें लिख दे रहा है ना, तो कहेगा कि मास्टर साहब क्या लिख दे रहा है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है ना, मतलब काटो मारो मर जाओ, ठीक है ना, अपने देश को एकदम से यूनाइट करना है, ठीक है ना, एकदम से डटे रहना है लोहा की तरह, भले ही खून क्यों नहीं बह जाए, ठीक है ना, एकदम से अपने देश के लेके यूनिफिकेशन को करके ही रहेंगे, बात समझ गए ना। नेपोलियन फ्रांस से थे, स्पेन से नहीं थे, ठीक है ना, ये वाला गलत हो जाएगा, ये फ्रांस से थे नेपोलियन, इसको कौन भूल सकता है बेचारा, इतना मतलब ये कर्मठ व्यक्ति था, इतना अच्छा, मतलब कि इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में मतलब पूरे जब तक ये मतलब कि पद पे नहीं गया तब तक इनका लोग मजाक ही उड़ाया, यहाँ तक कि स्कूल में एक गर्लफ्रेंड इसकी छोड़ दी इसके हाइट की वजह से, नाटा था ना बेचारा देखने में, और सब कोई मजाक ही उड़ाता था, ये क्या करेगा ये क्या करेगा, लेकिन ये पूरे इतिहास ही बदल दिया, ये यूरोप का नहीं वर्ल्ड का इतिहास बदल दिया है अकेले, ठीक है ना। तो आज ये कहावत सही है, जिस पर जग जिस पर जिस जिस पर जग हंसा है उसी व्यक्ति ने इतिहास रचा है, ठीक है ना। तो इसलिए जिस पर लोग हंसे हैं वही इतिहास रचे हैं भैया। फिर कह रहा है जूसेफ गैरिबाल्डी, ये गैरिबाल्डी भाई साहब फ्रांस से नहीं था, उल्टा उल्टा लिख देता भैया, इटली का था। देखो एक्चुअली जोसेफ गैरिबाल्डी का जन्म जो था ना ये फ्रांस में हुआ था, ओ भाई साहब निस शहर में, ठीक है ना, लेकिन इसका संबंध इटली से था, क्यों इटली से था, इटली के यूनिफिकेशन में ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, इसलिए इटली के एकीकरण का तलवार किसको कहा जाता है, जोसेफ गैरिबाल्डी को, ठीक है ना। इसमें तीन व्यक्ति था, मेजिनी, प्रॉफिट किसको कहा जाता है, इटली यूनिफिकेशन का प्रॉफिट यानी पैगंबर किसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है मेजनी को, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा कि इटली के यूनिफिकेशन का दिमाग दिमाग ब्रेन किसको कहा जाता है, तो काउंट काउंट को कहा जाता है, समझ आया, समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया फिर से पीछे जाओ, ठीक है ना। बुर्बो, या देखो ये बुर्बो किंग्स यानी डायनेस्टी था, ठीक है ना, इंपायर किस तरह बात कर दी, तो ये इटली नहीं था भाई साहब, ये था फ्रांस प्लस स्पेन, ये दोनों याद रखना, या तो स्पेन भी दे सकता है फ्रांस भी दे सकता है, तो बोर्बो डायनेस्टी का, ठीक है ना, वो लुइस 16 जो था उसकी पत्नी मेरी अंतोनेट, ये बकलोलवा कहाँ का था, ये बोर्बो डायनेस्टी का था। बोर्बो डायनेस्टी का अंत कब हो गया, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में हो गया, पूछेगा बोर्बो डायनेस्टी अंत कब हुआ, तो 1830 में हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन में, क्योंकि महीना जुलाई का महीना था, वही रेवोल्यूशन लोग कर दिया, ठीक है ना, मार्केट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जुलाई रेवोल्यूशन कहा जाने लगा, समझ आया, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर, रुक जा भाई पेन बदल जल्दी, पेन से बोर हो गया वो, ठीक है ना, ये पेन ठीक बा ना, ये नहीं अच्छा लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है इसका तो नहीं साइज मोटा कलर है, आजा आजा है, चलो करेगा, अ कस्टम यूनियन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1834, अब 1834 दैट इज इन पर्सिया, बात समझे कि नहीं, इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया एंड ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट वाज कॉल्ड, देखो एक्चुअली क्या था ना, जर्मनी जो था ना 1806 के पहले, ध्यान रखना ये सब छोटा छोटा बात है, नहीं ध्यान रखेगा मम्मी में बहु बुरा में चल जाएगा, ठीक है ना, मतलब कम नंबर आ जाएगा, फिर कहेगा कि मार साहब क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पर 1806 के पहले जर्मनी लगभग लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में डिवाइड था, छोटा 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 प्रोविंसेस किंगडम नहीं होता उस तरह, लेकिन 1806 में नेपोलियन क्या किया,
ये बउआ 39 स्टेट में बना दिया, जिसको कहा जाता है जर्मन मतलब कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जर्मन स्टेट, ठीक है ना। तो इसलिए 39 जर्मन स्टेट का कन्फेडरेशन क्या किया, सिमटा के, ठीक है ना, क्या कर दिया, उसको मात्र 39 को स्टेट बना दिया। कौन, नेपोलियन, ठीक है ना, याद रखना किसने किया, नेपोलियन ने किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि जर्मन, अब वही में सबसे बड़ा जो इंपायर था ना, मतलब सबसे बड़ा अगर स्टेट बात कर ले तो पर्सिया था, और इसी के लीडिंग में क्या हुआ, पूरे जर्मनी का क्या हो गया, उसका यूनिफिकेशन किया गया, याद रखना। और यही का बिस्मार्क कौन था, वहां का प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझो, अब देखो ज्वेलवेरिन क्या बनाया गया था, ज्वेलवेरिन क्यों बनाया गया था कि फ्रांस में अलग अलग जितना भी मतलब कि स्टेट्स था, छोटा बड़ा स्टेट्स था, छोटा जो भी डिवाइड था, वो सब पर्सिया क्या किया कि एक जो है बेसिकली क्या किया, एक कस्टम यूनियन, एक लोगों का एक संगठन बनाया कि भाई साहब इसमें जो भी जुड़ेंगे, ठीक है ना, इसमें जो भी जुड़ेंगे उनसे, ठीक है ना, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बिल्कुल कम से कम टैक्स, एकदम से जीरो मान लो ना, नॉर्मल, कि इसमें आएंगे, व्यापार करेंगे, सामान बेचेंगे। इससे दो फायदा, एक तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी बढ़ेंगे, कंपनी बढ़ेगा, मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, सामान सस्ता होगा भैया, हम लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये काफी हद तक सफल भी रहा और इससे जर्मनी को बहुत फायदा भी हुआ, ठीक है ना। तो समझ आ गया यहाँ पर। अब देखो करा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल डैश वॉल। ये जब भी डैश वॉल का बात आएगा ना, जोहान यहाँ पर गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है ना, इनका नाम याद रखना। ये जो भाई साहब थे जर्मन फिलोसफर थे, क्या, जर्मन फिलोसफर थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है रखे, विन फ्रांस सिनीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। भाई साहब ये तो मेरा फेवरेट लाइन है, ठीक है ना, विन फ्रांस सिनीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। ये कौन बोला था, ये बोला था ये बकलोलवा, देख रहे हो ना, बेटर कभी जो बोले ना, ये कौन था, वियना का ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना था बेसिकली। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, चांसलर मतलब पीएम, क्योंकि अभी पीएम साहब हो गए, उसी तरह ये चांसलर मतलब उस समय राजा होता था, उसी का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा काम करेगा, राजा साहब बैठे रहेंगे, उनसे सलाह लेगा, वही पीएम हो गया, ठीक है ना। तो ये चांसलर इसको कहा जाता था। तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। ये क्यों बोला था, एक्चुअली क्या है कि मेटरनिक एज पूछेगा, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ पीरियड जो है किस टाइप ऑफ पीरियड के बीच को मतलब एरा को क्या कहा जाता है, मेटरनिक एज कहा जाता है, मेटरनिक एरा कहा जाता है। तो 1815 से 1848 में इतना ना भयंकर ऑस्ट्रिया ये पूरा लगभग यूरोप में मैंने बवाल हुआ, मतलब रेवोल्यूशन हुआ कि चोरवा कहाँ भाग गया, एथी में भाग गया, इंग्लैंड भाग दिया। देखो दूगो पूरे देश में दूगो देश नमूना है, एक इंग्लैंड, इधर चले जाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है, जितना आतंकवादी है सब पाकिस्तान में रहता है, और जितना भगोड़ा सब है वो कहाँ रहता है, वो रहता है भाई साहब इंग्लैंड में, ठीक है ना। नीरव मोदी को देख लो, क्या नाम है इसका, एक और है जो है भागा है, ठीक है ना, वो क्या नाम है किंग फिशर वाला, विजय माल्या है, सब जितना है देश का पैसा लूट के भाग जाएगा, ठीक है ना। हमको तो लगता है ब्रिटेन को बस बढ़िया से पूछ देना चाहिए, ठीक है ना, उससे बढ़कर कोनो चुट्टा तो है ही नहीं है। छोड़ो ये सब्जेक्ट का बात नहीं है, बात समझ आ गया ना, आई होप ये वाला बात समझ आ गया। तो मेटरनिक एरा 1815, क्योंकि इस समय नेपोलियन का राज था 1815 तक, 1815 तक, लेकिन नेपोलियन को हरा दिया सब चारों गुड़ा मिलकर, कौन, पर्ब, PARB, पर्ब, ठीक है ना। पर्ब मतलब प्रसिया, ए मतलब ऑस्ट्रिया, आर मतलब रसिया, बी मतलब ब्रिटेन, ये चारों गुड़ा मिल करके क्या कर दिया ये, और मतलब कि फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस मतलब बोले तो नेपोलियन को हरा दिया, और उसके बाद फिर से ये राजशाही शासन व्यवस्था फिर से लागू कर दिया, ठीक है ना। उसी समय से मेटरनिक का युग शुरू होगा। ये इतना मतलब कि खतरनाक आदमी था, जासूस रख दिया अलग अलग जितना भी जैसे फ्रांस वगैरह ये सब एरिया में, ठीक है ना, जासूस रख दिया कि मेरे खिलाफ कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, और कर रहा है तो उसी समय लतिया उतिया को उसको बराबर कर दो। समझ आ गया, हाँ ये वाला बात था, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या लगा, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन, ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815, ये 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, ठीक है ना। ये ट्रीटी ऑफ वियना कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में, ठीक है ना। इसका मेन आर्किटेक्ट कौन था पूछेगा, मेन आर्किटेक्ट ऑफ वियना, वियना कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वियना, कुछ भी पूछे, मेटरनिक मेन आर्किटेक्ट, मतलब इसको लागू, मतलब इसको स्थापित करने वाला, इस चीज को शुरू करने वाला ये कौन था, तो कौन था, मेटरनिक था, ठीक है ना। तो मेन आर्किटेक्ट कौन था वियना कांग्रेस का या फिर ट्रीटी ऑफ वियना का, मेटरनिक था, ठीक है ना। मेटरनिक युग पूछेगा, समझ आएगा। मेटरनिक में हाँ, इस ट्रीटी में कौन कौन सा देश भाग लिया था, यही भाई साहब पर्व वाला, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, और कौन है, ये ब्रिटेन है,
ठीक है ना, ये समझ आ गया, ये ट्रिक बना लेना। पर्व पर्व अभी पर्व त्योहार का दिन भी टाला रहा है, ठीक है ना। छठ तक साफ हम लोग को रगड़ के पी जाना है, समझे नहीं, साफा नहीं छोड़ रहा है, साफ कसम खा लो सब, कसम मने में खाना सब, ठीक है ना, कोनो को बताना नहीं सब, ठीक है। सार्डिनिया, तो ये वाला तो हो गया। अब करेक्ट इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो मिल गया, बाकी सब करेक्ट होगा, पढ़ लेना, आगे चलो बता देगा, नहीं पढ़ लेना सब, छोड़ो। देखो यार, करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज रिलेटेड टू मेजनी। मेजनी भाई साहब जो था ना, बहुत खतरनाक आदमी था, इसके रिलेटेड तो दो चार हम बात तुमको बताएंगे, ठीक है ना। मेजनी जो था, ये बेसिकली जो था ना, ये मोनार्की से बिल्कुल खफा था, ये मोनार्की को देखना नहीं चाहता था, ठीक है ना। ये चाहता था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट का निर्माण हो, जो जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। ये मोनार्की के खिलाफ है, देखो अपोजिशन टू मोनार्की सपोर्ट डेमोक्रेटिक, और भाई साहब यही सही हो जाएगा, ये गलत आंख मुंह के गलत मार दो, ठीक है ना। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है यार, तुम एग्जाम देने जाओगे तो चारू पढ़ना, क्या गारंटी है कोई दूगो सही हुआ नीचे दे दिया A+B, ऐसा बहुत गड़बड़ बात है भाई साहब। हाँ देखो करेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन, देखो जर्मन कॉन्फेडरेशन अंदर 39 स्टेट्स, इसका निर्माण कौन किया था, नेपोलियन। कब किया था, 1824 में। आ गया तो सुने कितना बढ़िया है, आगे चलो। करा क्या 22 में, ये 27 मिनट अब ये हो गया, ठीक है ना, देखो 27 मिनट अब ये हो गया, ठीक है ना। यार कॉपरेट करो यार, थोड़ा सा समझोगे तो टाइम लगेगा ही भाई साहब। करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। करेक्ट, इनमें से कौन जो है ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट नहीं था। अब ट्रीटी ऑफ वियना का रिजल्ट जो पढ़ा हुआ उसी को ना पता चलेगा। देखो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या कर दिया गया कि जितने भी स्टेट्स थे, यहाँ पहले समझ लो, उसको ज्यादा कुछ दिमाग लगाएगा मंदी में बाउंस कर जाएगा। करेक्ट, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, द किंगडम of Netherlands was set up in the north. The Austria was given control of the northern Italy. Prussia was given important new territories on the on its western frontier. Russia was given German Confederation of 39 स्टेट। ये देखो, ये जर्मन कॉन्फेडरेशन यही गलत होगा, हाई सब तो सही है, ठीक है ना, नॉट रिजल्ट ऑफ, ये सब सही है, ठीक है ना, गलत हाई हो जाएगा क्योंकि रसिया को नहीं दिया गया था, इस पर ऑस्ट्रिया का हो गया था, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। ये जर्मन कॉन्फेडरेशन जितना भी था ना 39 स्टेट को, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, बात समझ आ गया। तो एक्चुअली क्या था, और यहाँ पर जर्मन कॉन्फेडरेशन तो समझ आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर सही करना, रसिया को नहीं दिया गया था, ये ऑस्ट्रिया को इसका अधिकार हो गया था, बात समझ आ गया ना, बाकी सब सही है। करेक्ट है, व्हेन वाज एस्टेब्लिश्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। देखो यंग इटली यंग यूरोप, देखो इटली जो है, इटली छोटा की बड़ा, या यूरोप छोटा की बड़ा, ठीक है ना, इटली जाहिर सी बात है छोटा होगा, ठीक है ना। तो 1831 और 1834, 1831 1834, ठीक है ना। तो ये में छोटा कौन, 1831, इसलिए इटली छोटा, मतलब 1831 में, 1834 में कौन बबू, 1834 में कौन 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 कौन, यंग यूरोप, ये सॉरी यंग यूरोप, हाँ यंग यूरोप 1834 में। तो इसका आंसर कौन, इसका आंसर 31। यंग इंडिया का पूछेगा ना तो देखो ध्यान रखना है, यंग इंडिया जो थे ना, लाला लाजपत राय अमेरिका में थे तभी शुरू किए थे, ठीक है ना। अब महात्मा इंडिया में पूछेगा तो इंडिया में महात्मा गांधी 1919 में, ठीक है ना। ये महात्मा, ये साप्ताहिक वीकली ये जो था ना एक पेपर था, ठीक है ना। यंग इंडिया बाहर में, अपने देश से बाहर, तो लाला लाजपत राय कहाँ, तो यूएस में, समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलो, देखो ये छोटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो टाइम लगेगा ना, तुम ही बताओ है, टाइम लगेगा आपको, हम एक्स्ट्रा दे टाइम मत करने की 35 मिनट 40 मिनट वीडियो। हाँ देखो करेक्ट है, विच इज सॉरी, हु इज रिप्रेजेंट एज अ पोस्टमैन इन द गिवन इमेज। ए भाई इमेज में नहीं लगाया है, अब कारण क्या था, इमेज खोजे ना तो मिल ही नहीं रहा था, देखना किताब में एगो यहाँ पर क्या होगा कि नेपोलियन का फोटो बना दिया गया, ठीक है ना। नेपोलियन नेपोलियन जा रहा है मैं कह के, ठीक है ना। और ये बैग में रखा है, में से एक पत्रोवा गिर रहा है, एगो लेटर गिर रहा है, जिससे पोस्टमैन बना दिया गया है, बात समझी कि नहीं। और उससे लेटर गिर रहा है, लेटर गिरने का मतलब यह है कि जितना नेपोलियन स्टेट जीता हुआ था वो सब अब इसके हाथ से छूट रहा है, बात समझ आ गया कि नहीं। तो ये बेचारा जा रहा है, ये बेचारा जा रहा है, ठीक है ना, इसके बैगवा में से सब लेटरवा गिर रहा है। इसलिए यहाँ पर जब पोस्टमैन का पूछेगा तो नेपोलियन बोनापार्ट, सन ऑफ कार्लो बोनापार्ट, ये पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, कंफ्यूज जाइएगा नहीं, समझ आ गया नेपोलियन के बारे में। और इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त, अपना देश जब आजाद हुआ था ना 1769 ईस्वी में,
क्योंकि 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उसके पहले 100 साल पहले ही जन्म मतलब जो है ना ये जन्म ले चुका था 1769 में। और नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लिख लेने दो, समुद्र समुद्र गुप्ता, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये तो नेपोलियन यूरोप का ओरिजिनल नेपोलियन है, डुप्लीकेट नेपोलियन माने ओकरा अगर देख के अच्छा हो गएगा नहीं है। नेपोलियन जो था लगभग लगभग यूरोप में बहुत ज्यादा देशों को कॉन्कर किया था, उसी तरह समुद्रगुप्त जो था, ठीक है ना, किया हुआ था। चल वो आगे चल बहुत टाइम चल। व्हेन आयरलैंड वाज फोर्सिबली, तो आयरलैंड जब पूछेगा तो वो वही, फिर भैया आयरलैंड बोल रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आयरलैंड तो 1801 में ना होगा भाई, ये बड़ी गड़बड़ हो गया यार, गड़बड़ी से लिखा जाता है तो टेंशन नहीं। ओहो हो, 1800 1801 लिखा दिया, हई नहीं होगा, यहाँ बी ऑप्शन होगा। हई तो ठीक है भाई, 1801 यहाँ गड़बड़ी से दबा गया होगा, बस समझ गया बी, तो 1801। हाँ अब दोनों बना दे, जॉन समझ 1800 समझ जाते यार। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन इंपेरर इन 18, तो जर्मनी कब यूनिफाइड हो गया? 1871। लेकिन इसका प्रोसेस कब चल रहा था? 1866 से 1861 जर्मनी का। एक एक देख तू तो ध्यान वन दे भाई, ये जर्मनी का हम बता रहे हैं। लेकिन जब बात होगा इटली का, जब बात करेंगे इटली का, तो 1859 टू 1870, ठीक है ना। जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे मेन रोल बिस्मार्क, इटली की यूनिफिकेशन में सबसे मेन रोल 3 आदमी। पहले मेजनी, इसको कहा जाता है प्रोफेट, मतलब जर्मनी की यूनिफिकेशन का प्रोफेट कहा जाता है। ओकरा बाद गैरीबाल्डी, इसको तलवार कहा जाता है, जर्मनी के यूनिफिकेशन का तलवार कहा जाता है, क्योंकि बहुत बढ़िया सैनिक था, तलवारबाजी में बहुत अच्छा था, इसीलिए ये अपने तलवार के दम पर माना जाता है ऐसा। ओकरा बाद कहा जाता है काउंट काबू, तो उसको ब्रेन कहा जाता है, ये आया ना, तो लड़ा उड़ा के कूटनीति डिप्लोमेटिक चाल चल करके, ठीक है ना, ओकरा से मिल गया, ओकरा से मिल करके लड़ा उड़ा के भगा दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए दिमाग लगाया, इसीलिए कहा जाता है कि लड़ाई से ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। दिमाग लगाइएगा, प्यार से लोग के साला के मार दीजिएगा, कोई फायदा मतलब कोई यहाँ पर उसको भी नहीं बुझाएगा, आपका भी काम निकल जाएगा। इसलिए डिप्लोमेट, उसी का डिप्लोमेटिक किसी को मतलब कूटनीति किसको कहा जाता है? प्यार से साला के लतिया देना कूटनीति कहलाता है, डिप्लोमेटिक कहलाता है। बात समझ आ गया? आगे चलो, कह रहा है कि विच कंट्री बिगिन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस, कौन ऐसा कंट्री था जो लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया, नेशनल रेसिस्टेंस का मतलब नेशनलिज्म को प्रमोट करने में? भाई साहब पोलैंड, याद रखना है यार तुम, ठीक है ना, याद 9th में वही पढ़ना है, ठीक है ना। आगे देखो, कह रहा है कि विच एरिया वाज द सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप 1871 के, कह रहा है क्या कि कौन सा एरिया में जो है नेशनलिस्ट टेंशन जो है, नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 71, कह रहा है कि 1871 के बाद किस यूरोप के किस एरिया में जो है बेसिकली, सी है डी खत्म हो गया बात तेरी के, which area was serious source of nationalist tension in Europe after 1871, तो कौन सा एरिया होगा? था बाल्कन, बाल्कन एरिया, बाल्कन रीजन। तो बाल्कन रीजन एक ऐसा रीजन था जहां पर क्या हुआ था कि पूरे एरिया में पूरा एक तो बाल्कन क्या था, एक पहले पेनिनसुला था, बस समझ गई, लेकिन उसको अंग्रेजों ने क्या कर किया, बाल्कनाइज करके, मतलब उसको एकदम से बालकोनी की तरफ काट उठ के बराबर कर दिया, उसको छोटा छोटा लगभग लगभग 11 को, उसमें सबसे पहले ऊपर स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, सर्बिया, मेसिडोनिया, मेसिडोनिया के बगल में अल्बानिया, लेकिन उसके ऊपर दो है, ठीक है ना, मोंटेनेग्रो और कोसोवो। ओकरा नीचे आओगे, ठीक है ना, तो ग्रीस और थरेस है, ओकरा बगल में ऊपर जाओगे तो बड़का बड़का रोमानिया और बुल्गारिया, टोटल मिला के 11 को गिनते रहना अपना। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें 3, ग्रीस को कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, अल्बानिया से अल्बानिया को कौन थी, हमारे यहाँ के कौन थी, यहाँ की मदर टेरेसा, मदर टेरेसा कहाँ की थी, अल्बानिया की थी, ठीक है ना। अब मेसिडोनिया का कौन था सिकंदर, ठीक है ना, उसको आया था अपने इंडिया को जीतने, चंद्रगुप्त मौर्य लौटिया के बेलगा दिया, ठीक है ना, इंडिया के जीतने है, इंडिया का जीतेगा सर। हाँ, सीरियस टेंशन नेशनलिस्ट क्वेश्चन वो ना, वो देख लिए हम लोग, वो देख लिए, हाँ ये था, ठीक है ना, इसी को कहता है बालकन। अब देखो, हेनहू से देखो पानी है, एनहू से पानी, एनहू से पानी, एक और से जमीन से है, ठीक है ना। तो वैसा एरिया वो ध्यान देना, वैसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा होगा उसे कहेंगे पेनिनसुला, ठीक है ना। अब ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा उसे कहेंगे हम आइलैंड, लेकिन बहुत बड़ा एरिया जब पानी से घिरा होगा उसे कहेंगे कॉन्टिनेंट,
समझ आ गया? समझ आ गया होगा, ज्यादा समझोगे मंगनी में हैमरेज कर जाओगे। ठीक है ना? अब 27 नंबर एक पहले हम 28 पढ़े हैं, ओकरा पीछे देख लिए तरह का। विच कंट्री बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस? पोलैंड। ये भाई पीछे वाला कथी था? तो दूगो हम देख लिए ने, 27 28 है, फिर 27 28 28 हो गया। तो करा क्या? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप? यूरोप में अगर 18th सेंचुरी में पीजेंट्री मेन था। चलो आगे में देखो, हु सेड जोसेफ मेजदी इन द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर? ये मेटर्निंग कहा था। क्यों कहा था? ये मेजनी से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जो ज्यादा जिससे नफरत करता है वो बहुत प्यार भी करता है। ठीक है ना? ध्यान रखना यहाँ पर। इसलिए तुम्हारे क्लास व्लास कोई भी किसी से बहुत ज्यादा देख करके मुंह चलमाते उलमाता होगा तो समझ जाना कि अच्छा इसके अंदर से कुछ ना कुछ जरूर है। इसलिए पहले नफरत जरूरी है। ठीक है ना? तब रियल में होता है ऐसा कुछ, समझे कि नहीं? तो मेजनी क्यों कहा था ये? ठीक है, मेजनी जो था ना, सीक्रेट सोसाइटी का एक तो सदस्य था। मेजनी किसका सदस्य था? तो कार्बोनरी। कार्बोनरी एक जो था सीक्रेट सोसाइटी था, जिसका स्थापना 1810 में, मतलब 1810 में हुआ था, 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना? इसी का मेंबर था कौन? ये मेटर्निक था। तो कार्बोनरी, कार्बोनरी जो दल था, सीक्रेट सोसाइटी था, उसी का मेंबर कौन था? मेटर्निक। एक्चुअली मेटर्निक क्या कहता है? दो सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली, ठीक है ना, यंग इटली और यंग यूरोप। 1831 पीछे हम लोग देख लिया, 1834 में स्थापना किया था। यंग इटली का मेंबर कौन था? गैरीबाल्डी। एक्चुअली ये फ्रांस में था, लेकिन इसको ये मेटर्निक से जो है ना बहुत ज्यादा प्रभावित था, आके इसकी यंग इटली में ज्वाइन हो गया। तो याद रखना। ठीक है ना? तो इसीलिए ये अंदर ही जो था ना सोसाइटी बनाया, जितने भी यूरोप के जो जितने भी जवान मतलब युवा लोग था, जितने भी यंगस्टर थे, उनको इसमें शामिल कर रहा था और इनको पढ़ा लिखा रहा था कि भाई साहब देखो हमारे देश को ये लोग लूट रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये राजशाही शासन व्यवस्था खत्म करें। मेटर्निक तो खुद जो था इसको फायदा था, एक तो राजा का ही प्रधानमंत्री था, वो राजशाही खत्म तो इसका भी लोटिया डिबिया गायब हो जाता। ठीक है ना? इसलिए भाई साहब ये मेटर्निक चाहता था कि जोसेफ मेजनी द मोस्ट डेंजरस इनेमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए मेटर्निक जो बहुत ही खतरनाक है भैया। किसी को लूटिएगा वो तो आपके पीछे, अगर आपको खत्म करने के लिए, आपके आपके शोषण से मुक्त होने के लिए कुछ करेगा तो वो लोग के लिए तो डेंजर लगबे करेगा। भाई साहब 30 को वीडियो, जय श्री राम, यहाँ तक खत्म हुआ। आज के बाद फिर मिलेंगे कल। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम क्या बताएं, आप इसको लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है ना? और चैनल पर नए नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर, सब्सक्राइब करना यार मतलब हमको नहीं मन करता है करने का, तुमको जो लगे यार कर देना। ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।